थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में लोकतंत्र के सिद्धांत को जस्टिफाई किया था। एक एक बिंदु को मैंने बखूबी तर्कों के साथ एक्सप्लेनेशन दिया था और मैंने आपको समझाया था कि थ्योरी पर किस तरह से प्रश्न बनते हैं। उसमें मैंने क्लासिकल थ्योरी को जस्टिफाई किया था, उसके साथ साथ मैंने एलिटिस्ट थ्योरी भी आपको समझाई थी। अर्थात मैंने परंपरागत सिद्धांत, जिसे हम लोकप्रिय सिद्धांत कहते हैं, उसको मैंने समझाया था। इसे हम उदात्तवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा मित्रों, मैंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी समझाया था। पूरा बिंदुवार मूल्य एक एक फैक्ट आपको मैंने एनालाइज किया था, लेकिन उसको 1-2 मिनट के लिए आप याद कर लें, तब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपको जानते हैं कि मैंने कल समझाया था आपको कि जहां भी क्लासिकल थ्योरी आए, तुरंत आंख मूंद करके समझ लेना कि बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें सुना, डेमोक्रेसी के आदर्श को सुना, डेमोक्रेसी के मूल्य को सुना, डेमोक्रेसी को जहां हमने जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन समझा, जो भी चीजें हमने समझा, या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित शासन समझा, ये सारी चीजें जो कुछ भी हमने अच्छी अच्छी बातें डेमोक्रेसी के बारे में जाना, ये सब के सब मित्रों क्लासिकल थ्योरी होती है। कहने का मतलब जहां भी क्लासिकल थ्योरी रहेगी वहां ये सारे बेसिक वैल्यू जरूर मौजूद रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझे पहचानना हो कि कौन उदात्त सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, परंपरागत सिद्धांत है, वहां हम तुरंत बेसिक वैल्यू पर चले जाएंगे, तुरंत उनके आधारभूत आदर्श मूल्य की तरफ चले जाएंगे और उसे जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन मान करके, अर्थात प्रति व्यक्ति जन सहभागिता पर आधारित शासन प्रणाली, अर्थात वास्तविक सत्ता आम जनमानस में निहित होने वाली शासन प्रणाली मान करके हम उसे स्वीकार करते हैं। ये सारे जितनी भी वैल्यू होते हैं वो सब के सब क्लासिकल थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी चीज मित्रों, मैंने आपको विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत समझाया था। मैंने कहा था कि जो क्लासिकल थ्योरी के वैल्यूज हैं, क्लासिकल थ्योरी के जो मानदंड हैं, अगर उसको हम पूरी तरह से पलट देते हैं, अर्थात एक एक स्टेटमेंट का अगर हम खंडन कर देते हैं, तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत आ जाता है। जैसे कि मित्रों, आप कहते हो क्लासिकल थ्योरी में कि लोकतंत्र जनता का तंत्र है, प्रजातंत्र जनता का तंत्र है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहता है बिल्कुल गलत है, यह प्रजातंत्र जनता का तंत्र नहीं है, बल्कि नौकरशाहों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, इस त्रिगुटी से मिलकर बने हुए विशिष्ट वर्ग का तंत्र है। हम लोग क्लासिकल थ्योरी में कहते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रणाली है। विशिष्ट वर्ग में सिद्धांत के विचारकों ने, जो 20वीं सदी के विचारक हैं, उन्होंने जस्टिफाई किया कि लोकतंत्र कभी भी जनता का सहभागिता पर आधारित शासन प्रणाली नहीं रहा है। हमेशा 3 लोगों से मिलकर बना हुआ जो विशिष्ट वर्ग है, यही लोकतंत्र की हमेशा सुविधाओं का लाभ उठाता रहा, शासन सत्ता का प्रयोग किया, स्वयं को हर तरह से लाभान्वित किया, जनता के साथ पूरी तरह छलावा किया। जनता का शासन, लोकमत का शासन, जनमत का शासन और उत्तरदायी शासन, ये सारी बातें केवल जनता को बहलाने फुसलाने के लिए प्रयोग किया है। वास्तव में लोकतंत्र कभी भी जनता का तंत्र नहीं है, बल्कि विशिष्ट वर्ग का तंत्र है, जिसमें 3 लोग मौजूद रहते हैं। एक आप देखते हो नौकरशाह, दूसरा राजनेता, तीसरा उद्योगपति। इन तीनों को मिला करके जो एक स्पेशल क्लास बन जाता है, एलीट क्लास बन जाता है, वही शासन प्रणाली चलाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जो क्लासिकल थ्योरी होती है, उसमें जो शासक होता है वह शासित अर्थात प्रजा का सेवक माना जाता है। वह स्वयं को हमेशा प्रजा के सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रजा की सेवा के लिए ही अपने को निर्वाचित मानता है। लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विचारक कहते हैं कि कभी भी शासक प्रजा नहीं हो सकता, अर्थात शासक कभी शासित नहीं हो सकता। यह कहना
कि वह जनता का सेवक है, केवल जनता के साथ छलावा करना है, यह केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया होती है। वास्तव में ऐसा कभी संभव नहीं है। और जो हम लोग यहाँ कहते हैं, इसमें जो क्लासिकल थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था कि किसी प्रकार की असमानता को खारिज करता है क्लासिकल थ्योरी। वह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विधि के शासन में विश्वास करता है। लेकिन जब हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में चले जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जनता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलती, समानता की तो कल्पना ही दूर दूर तक है, कोई बंधुत्व की भावना वहाँ नहीं रहती। कहने का मतलब कुल मिलाकर हम यूँ कह लेते हैं, अगर दोनों सिद्धांतों की हमको तुलना करना पड़े तो मित्रों जितने भी आदर्श मूल्य की बातें हम करें वह क्लासिकल थ्योरी, और उनका अगर हम खंडन करके केवल विशिष्ट वर्ग पर आधारित शासन प्रणाली के रूप में देखें तो वह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब उसी कड़ी में मित्रों आज हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक लिखा हुआ है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। मित्रों आप बहुलवाद से परिचित होंगे, मैंने अपने उसमें क्लास लेक्चर में लगातार बहुलवाद की समीक्षा किया है, एक एक बिंदुओं को समझाया है। लेकिन यहाँ भी मित्रों हमें समझ लेना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एकलवाद की संकल्पना पहले से चली आ रही थी, उसी के विरोध में बहुलवाद संकल्पना आई है। कहने का मतलब है कि जो एकलवादी संकल्पना है वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता को, संप्रभुता को केवल राज्य तक ही सीमित रखती है, किसी अन्य संस्था, समूह, संगठन में विभाजित नहीं मानती। लेकिन जो बहुलवादी संकल्पना है उसने राज्य की संप्रभुता को संस्थाओं, समुदायों, समूहों के बीच विभाजित कर दिया। कहने का तात्पर्य है बहुलवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो स्पष्ट करती है कि संप्रभुता केवल राज्य के ही पास नहीं है बल्कि राज्य जैसी अन्य सभी संस्थाओं के पास है। राज्य थोड़ी बड़ी संस्था है इसलिए उसके पास थोड़ी संप्रभुता अधिक रहती है, अन्यथा संप्रभुता सबके पास होती है। अगर मित्रों आपको चित्र याद होगा तो मैंने चित्र बना के समझाया था कि समाज में ये है समाज, जिसको आप सोसाइटी बोलते हो। कहते हैं कि समाज में छोटी बड़ी बहुत सारी संस्थाएं मौजूद रहती हैं। कहते हैं कि ये जो संस्थाएं मौजूद हैं ये सभी संस्थाएं समाज में मौजूद रहते हैं। बहुलवादी कहता है ऐ राज, केवल तुम्हारे ही पास संप्रभुता नहीं है बल्कि संप्रभुता तुम्हारी जैसी बहुत सारी संस्थाओं में है। हाँ, आप बड़ी संस्था हो इसलिए आपके पास थोड़ी संप्रभुता अधिक रहती है, लेकिन अन्य जो छोटी छोटी संस्थाएं समाज में विद्यमान हैं उन सब में संप्रभुता होती है। अर्थात संप्रभुता का निवास केवल राज्य में ही नहीं होता बल्कि संप्रभुता का निवास समाज में निहित राज्य जैसी उन छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में रहता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि राज्य एक बड़ी संस्था है इसलिए उसके पास संप्रभुता थोड़ा अधिक होती है, अन्य सारी संस्थाएं छोटी हैं उनके पास थोड़ी संप्रभुता कम होती है। जबकि मित्रों एकलवादी जो विचारधारा थी, जो मोनेस्टिक थॉट था, एकलवादी विचारधारा कहती है कि राज्य के पास ही संप्रभुता होती है। कहने का मतलब संप्रभुता केवल राज्य के पास होती है, स्टेट के पास होती है। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके पास संप्रभुता होती है। इसीलिए इस संकल्पना को हम लोग एकलवादी कहते हैं। और जैसे हम इसका खंडन कर दें कि ऐ राज, केवल तुम्हारे पास ही संप्रभुता नहीं है बल्कि समाज में निहित बहुत अर्थात बहुल संस्थाओं में, ढेर सारी संस्थाओं में संप्रभुता का निवास है, तब उसी को मित्रों हम बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद ने एकलवाद का खंडन किया। जो एकलवाद 17वीं 18वीं सदी में चरम पर पहुंच गया
उसी एकलवादी संकल्पना को बहुलवाद ने 20वीं सदी में पीट दिया, उसका खंडन कर दिया। एकलवाद जब भी मित्रों आपके सामने आए, दिमाग में सेट कर लेना, एकलवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो केवल राज्य रूपी एकमात्र ऐसी संस्था को माने जिसमें संप्रभुता का निवास होता है। बहुलवाद ऐसी विचारधारा जो केवल राज्य में ही नहीं, राज्य की तरह अन्य जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं उनमें संप्रभुता का निवास माने, तो उसे हम बहुलवादी संकल्पना कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपको पता चल गया कि जो बहुलवाद यहां मैंने लिखा है, यह बहुलवाद 20वीं सदी की विचारधारा है मित्रों। और इसी बहुलवादी संकल्पना ने प्रजातंत्र को बहुलवादी प्रजातंत्र के रूप में हमारे सामने मौजूद किया है। अब उसके बाद यहां मैंने लिखा है एकलवादी संकल्पना का खंडन। फिर देखिए पॉलीआर्ची, बहुतंत्रवाद की स्थापना। एक चीज मित्रों ध्यान रखिएगा, आपने लोकतंत्र में हमेशा पढ़ा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। पहले आप इसी तथ्य को ध्यान में रखिए। कहने का मतलब है लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बिल्कुल समाज की जो अंतिम इकाई व्यक्ति है उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, समानता स्थापित करती है, वास्तविक शक्ति उस जनता में निहित कर देती है और व्यक्तियों का पूर्ण विकास करती है। लेकिन यहाँ पर जब बहुलवादी लोकतंत्र की हम चर्चा करेंगे मित्रों, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि बहुलवादी जो लोकतंत्र है वह स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व नहीं देता। ध्यान रखिएगा मित्रों, यही इसकी बहुत बड़ी खूबी है। स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व नहीं देता, बल्कि वह संस्था, समूह, समुदाय को महत्व देता है। ध्यान रखिएगा, जो लोकतंत्र है वह स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व देता है, लेकिन जो बहुलवादी लोकतंत्र है, कहने का मतलब अगर इसे हम कह दें कि जो लोकतंत्र है वह केवल स्वतंत्र व्यक्ति के विकास की बात करता है, व्यक्ति की समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन जो बहुलवादी लोकतंत्र है, बहुलवादी लोकतंत्र व्यक्ति के स्थान पर संस्था को महत्व देता है, हित समूह को महत्व देता है, समुदाय को महत्व देता है। हमने लोकतंत्र में कहा था कि जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति शासन में सहभागी होता है, अर्थात कानून के निर्माण और प्रशासन में हर व्यक्ति भागीदार होता है। मित्रों, सावधानी से समझते चलना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि लोकतंत्र में हम स्वतंत्र व्यक्ति के विकास पर बल देते हैं, लेकिन जैसे बहुलवाद आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे बहुलवादी सिद्धांत खड़ा हो जाता है, वह स्वतंत्र व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार कर देता है, वह संस्था को महत्व देता है, समूह को महत्व देता है, समुदाय को महत्व देता है। जहां लोकतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति को शासन सत्ता में सहभागी बना देता है, वहीं बहुलवादी लोकतंत्र जो है संस्था, समूह, समुदाय को सहभागी बनाता है। वह कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में आप शासन में सहभागिता मत दो, बल्कि व्यक्ति को एक संस्था के सदस्य के रूप में, हित समूह के सदस्य के रूप में, समुदाय के सदस्य के रूप में सहभागिता दो। फिर वो कहता है कि जब भी कानून का निर्माण करना, जब भी कानून को लागू करना, आप केवल व्यक्ति तक सीमित मत रहना, बल्कि हित समूहों को, संस्थाओं को, समुदायों को सहभागी बनाना। क्योंकि जहां पर हित समूह रहेंगे, समुदाय रहेंगे, संस्थाएं रहेंगी, वहां वास्तविक जन सहभागिता होगी। केवल व्यक्ति विशेष के सहभागिता करने से लोकतंत्र कभी प्रभावी नहीं होता। तो इसलिए मित्रों बहुत बारीक समझना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, नहीं तो आप यहाँ आकर के फंस जाते हो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी लोकतंत्र की बात आती है हम एक एक व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। जब भी लोकतंत्र की बात आती है एक एक व्यक्ति में सत्ता का निवास मानते हैं। जब भी लोकतंत्र की बात आती है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करते हैं।
जब भी लोकतंत्र की बात आती है हमेशा व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास साध्य मान लिया जाता है, लक्ष्य मान लिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ हम एक एक व्यक्ति को सहभागी बना देते हैं। लेकिन मित्रों, जहां बहुलवादी लोकतंत्र आ गया, सावधानी से समझते चलना, जहां बहुलवादी लोकतंत्र आ गया, बहुलवादी लोकतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि हित समूह को महत्व देता है, संस्थाओं को महत्व देता है, समुदायों को महत्व देता है, जन समूहों को महत्व देता है, और कहता है कि जब भी कभी नीति का निर्माण करना, जब भी कानून बनाना, स्वतंत्र व्यक्ति को मत सहभागी बनाना, बल्कि एक संस्था के सदस्य के रूप में, समूह के सदस्य के रूप में, समुदाय के सदस्य के रूप में, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में उनको सहभागिता देना, स्वतंत्र व्यक्ति को कभी सहभागिता मत देना। तो मित्रों, हमेशा समझ लेना कि लोकतंत्र में हमने स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्ति के विकास को महत्व दिया, लेकिन जैसे बहुलवादी लोकतंत्र आ गया, उसने कहा स्वतंत्र व्यक्ति की तरफ मत जाओ, आप संस्था की तरफ आओ, हित समूह की तरफ आओ, समुदाय की तरफ आओ, और संस्थाओं, समूहों, समुदायों के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में आप व्यक्ति को महत्व दो। जैसे मान लीजिए मित्रों, हम आप हैं, हम आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतंत्र में हमें स्वतंत्र नागरिक होने के कारण सहभागिता मिली हुई है, लेकिन बहुलवादी कहता है इन पर विश्वास मत करो, अकेले सिंगल इस व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में इनको विश्वास मत करो, पहले देखो कि ये किसी समूह से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, किसी संस्था के मेंबर हैं कि नहीं है, किसी समुदाय से ये जुड़े हैं कि नहीं है। कहता है इनको अगर महत्व देना है तो आप संस्था के सदस्य के रूप में, समूह के सदस्य के रूप में, समुदाय के सदस्य के रूप में इनको सहभागिता दो, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में इन्हें सहभागिता मत दो। मित्रों, यह सबसे बड़ा अंतर है, तभी आप बहुलवाद को समझ पाओगे। क्योंकि मेरा बहुलवाद कहता है केवल एकमात्र संस्था राज्य ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सबके हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समन्वयवादी प्रवृत्ति का निवास होता है। इसलिए वह स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व न देकर के संस्था, समूह, समुदाय को महत्व देता है, और कहता है कि जब ये समुदाय के सदस्य बन करके आएंगे, समूह के सदस्य बन करके आएंगे, और उसके बाद संस्था के प्रतिनिधित्वकर्ता बन करके आएंगे, तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनके पीछे बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा रहेगा, तब इनकी राय, मशवरे, इनकी सहभागिता प्रभावी होगी। इस तरह से मित्रों ध्यान रखना, यहाँ मैंने लिखा है नीति निर्धारण करते समय, कहने का मतलब है जब पॉलिसी बनाना शुरू करें तब केवल व्यक्ति को ही महत्व न दें। कह रहा है कि नीति निर्धारण का दायित्व व्यक्ति के स्थान पर संघ को दे दें, हित समूह को दे दें, संस्था को दे दें। कहने का मतलब बहुलवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जो शासन में, प्रशासन में स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व न दे करके संघ को महत्व देता है, हित समूह को महत्व देता है, संस्था को महत्व देता है, क्योंकि इनके पास उत्तरदायित्व, सहभागिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन सब इनके पास अधिक रहता है। एक व्यक्ति केवल अपने हित तक सीमित हो जाता है, लेकिन जब वह किसी समूह का मेंबर होता है, पूरे समूह के कल्याण की प्रवृत्ति उसमें निवास रहती है, और वह पूरे समूह का राय लेकर के तब वह कानून के निर्माण में, कानून की सहभागिता में अपने को उसमें प्रस्तुत करता है, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करता है। इसीलिए मित्रों ध्यान रखना, जब भी आपके सामने मन में आए कि भगवान हम कैसे समझें कि बहुलवादी सिद्धांत कहना क्या चाहता है, तब आपको समझ लेना है कि अब तक जितने सिद्धांत थे उन्होंने केवल व्यक्ति विशेष की बात की है, लेकिन बहुलवादी वह सिद्धांत है, 20वीं सदी की विचारधारा बहुलवादी वह सिद्धांत है जो केवल व्यक्ति की बात नहीं करती है, समूह की बात करती है, समुदाय की बात करती है, संस्था की बात करती है। यहाँ पर समूह, समुदाय, संस्था के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति की भूमिका है, स्वतंत्र व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि मित्रों बहुलवादी हमेशा कहते हैं, जैसे रॉबर्ट डहल है, प्रेस्थस है,
CD बंसन है, ये जितने भी विचारक हैं, लॉस्की है, जितने भी विचारक हैं, हमेशा कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी हित समूह का मेंबर होता है तब उसका केवल अपना स्वार्थ सामने नहीं रहता, बल्कि पूरे हित समूह के कल्याण की बात उसके पास रहती है, पूरे संस्था के कल्याण की बात रहती है, और वह संस्था के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में कानून के निर्माण में, नीति के निर्धारण में सहभागी बनता है। इससे जो लोकतंत्र है यह और प्रभावी स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो मित्रों, यहां आपने देखा है कि नीति निर्धारण का दायित्व स्वतंत्र व्यक्ति को न देकर के संघ, हित समूह, संस्था को महत्व देता है। ऐसी सामाजिक, अब यहां मित्रों और एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य की शक्ति, मित्रों सावधानी से आप समझिएगा, राज्य की शक्ति प्राइवेट समूहों, समान हित समूहों, संगठनों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के मध्य विभाजित होता है। अब आप यहां फिर वही बात मेरी आपके सामने आ जा रही है कि ये जो हित, जो बहुलवादी हैं, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसे सामाजिक राजनीतिक प्रणाली के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं जहां पर नीति के निर्धारण में स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व न दे करके कहते हैं प्राइवेट समूहों, आप देख रहे हो, प्राइवेट समूहों, समान हित समूहों, संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बीच में विभाजित हो। ये आपको बहुत सावधानी रखनी है। बहुलवाद प्राइवेट समूहों, संस्थाओं, समुदायों, इन सबको महत्व देता है, हित समूहों को महत्व देता है, स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व नहीं देता। फिर उसके बाद कहता है कि जो ये बहुलवादी लोकतंत्र है मित्रों, यह शक्ति में विश्वास नहीं करता, बल्कि यह जन समूह की सहभागिता में विश्वास करता है। कहता है शासन प्रणाली शक्ति से नहीं चलती, शासन प्रणाली सबसे प्रभावी तभी होगी जब एक व्यक्ति की नहीं, जन समूह की सहभागिता होगी। मित्रों, बार बार हम फोकस डाल रहे हैं जन समूह के रूप में, जन संस्था के रूप में, जन समुदाय के रूप में। यहाँ पर स्वतंत्र व्यक्ति की भूमिका गौण है, बल्कि जन समूह, जन संस्था, जन समुदाय की भूमिका प्रमुख मानी जाती है। कहता है शक्ति केवल राज्य के पास न हो, बल्कि राज्य की अन्य संस्थाओं, समुदायों के बीच में विभाजित होना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको क्लास में बार बार समझाया था कि जब बहुलवाद आ गया तो बहुलवाद 20वीं सदी की वह विचारधारा है जिसने एकलवाद के अविभाजित, अमर्यादित, असीमित संप्रभुता को टुकड़ों में तोड़ दिया। मित्रों, विभाजित कर दिया। अर्थात जहां पर राज्य को ही संप्रभुता का बिल्कुल उसमें धारक माना जाता था, राज्य की बपौती बन गई थी संप्रभुता, लेकिन वहीं बहुलवाद जब आता है तो उसने संप्रभुता को राज्य के पास ही नहीं रखा, बल्कि राज्य की तरह जो तमाम छोटी बड़ी संस्थाएं थीं समाज के अंतर्गत, उन सभी संस्थाओं में विभाजित कर दिया। मित्रों, यहाँ पर बहुलवाद ने राज्य के अहंकार को तोड़ करके नीचे गिरा दिया। उसने राज्य को पुलिसमैन की भूमिका नहीं दिया। बहुलवाद कहता है ऐ राज्य, संप्रभुता केवल तुम्हारे पास ही नहीं है। अगर मित्रों जैसे ये बड़ी वाली संस्था है, इसको वह राज्य का नाम देता है, बड़ी संस्था को वह राज्य शब्द देता है। कहता है कि समाज में छोटी बड़ी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। ऐ राज्य, तुम बड़ी संस्था हो, इसलिए तुम्हारे पास थोड़ी संप्रभुता अधिक होगी, लेकिन संप्रभुता का निवास सभी संस्थाओं में होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसीलिए कहता है शक्ति केवल राज्य के पास ही नहीं होगी, बल्कि अन्य संस्थाओं, समुदायों के बीच शक्ति का विभाजन होगा। बहुलवादी लोकतंत्र कहता है कि राज्य की पुलिस की भूमिका नहीं होगी, राज्य एक कन्वीनर की भूमिका में होगा। कहता है कि जब इन संस्थाओं में, संगठनों में कोई विवाद उत्पन्न हो, कोई उलझन उत्पन्न हो, आपसी मतभेद उत्पन्न हो, तो यह राज्य एक बड़े भाई की भूमिका में आएगा, एक मित्र की भूमिका में आएगा, उनके बीच में समन्वय स्थापित करेगा और जो विवाद होंगे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेगा। यहाँ वह पुलिसमैन की भूमिका में नहीं होगा कि लाठी मार करके उनको कंट्रोल कर दे, धारा 144 लगा दे। कहता है कि आप एक पुलिसमैन की भूमिका में नहीं होंगे। कहता है ऐ राज्य, तुम अन्य संस्थाओं में थोड़ा बड़े हो,
इसलिए तुम्हारे पास संप्रभुता थोड़ी अधिक है, लेकिन संप्रभुता अन्य सभी संस्थाओं में है। अन्य सभी संस्थाएं अपने कानून का निर्माण करेंगी, अन्य सभी संस्थाएं अपने में संप्रभु हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आप एल्डर ब्रदर की तरह से उनके बीच समन्वय स्थापित करेंगे। समन्वय की भूमिका में आप रहेंगे, आप पुलिसमैन की भूमिका में नहीं होंगे। इसीलिए शक्ति केवल राज्य में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह सीधा सीधा कहता है शक्ति राज्य के पास ही न हो करके बल्कि विभिन्न संस्थाओं में होगी, समुदायों के बीच में होगी। कहने का मतलब वह एक ऐसी विचारधारा है, बहुलवाद, बहुतंत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो संप्रभुता को राज्य की थाती न मान करके, राज्य की बपोती न मान करके सभी संस्थाओं समुदायों के बीच में विभाजित कर देती है। फिर उसके बाद जो बहुतंत्रवाद है, जो बहुलवादी सिद्धांत है, वह राज्य की भूमिका समन्वयकारी के रूप में करता है और सीमित भूमिका को महत्व देता है। मित्रों सावधान रखिएगा, वह राज्य को समन्वयकारी प्रवृत्ति, राज्य की प्रवृत्ति समन्वयकारी माना है। कहने का मतलब राज्य को कन्वीनर के रूप में स्थापित किया है, पुलिसमैन के रूप में स्थापित नहीं किया, अर्थात उनकी भूमिका को क्या किया, सीमित कर दिया। फिर आता है मित्रों नीति निर्धारण जनहित पर आधारित होनी चाहिए, समूह की सहभागिता पर आधारित होनी चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति पर नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि राजनीतिक नियमों, नीतियों, कानूनों के प्रति आस्थावान समूह तैयार करने की जरूरत है। यहाँ लाठी मार करके अर्थात कानून का सख्त प्रयोग करके हम उसका पालन नहीं कराएंगे, बल्कि कहता है इन कानूनों, नियमों, समूहों के प्रति आम जन समूह में, आम संस्थाओं में, आम समुदायों में एक प्रकार का आस्था उत्पन्न हो, एक प्रकार की भावना, संवेदना उत्पन्न हो, जिससे व्यक्ति स्वयं खुशी मन से उन सभी नियमों, कानूनों को स्वीकार कर सकें। तो मित्रों इस तरह से आप इनके सारे कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। यहाँ मित्रों एक चीज और आता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूरी संकल्पना पर प्रश्न कर सकता है, फीचर्स पर प्रश्न पूछ सकता है, या पूछता है वह कौन सा विचारक है जिसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद, पॉलीआर्ची नाम दिया था। तो आप जानते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल वह विचारक है जिसने बहुलवादी प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बहुतंत्रवाद के रूप में, पॉलीआर्ची के रूप में उसने स्पष्ट किया था। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इससे पूछ लेता है इनके समर्थक विचारकों से, और कभी कभी एक प्रश्न इनके जनक के रूप में पूछ लेता है। तो जब मित्रों आपसे पूछे कि ये जो बहुलवाद विचारधारा आई है इसका जनक कौन है, तब ध्यान रखिएगा गियर्क और मेटलैंड। मित्रों यहाँ हमने लिखा है गियर्क एंड मेटलैंड, ये दोनों क्या हैं, जनक हैं। कहने का मतलब अगर बहुलवाद का पिता पूछा जाए कि बहुलवाद का पिता कौन है, तब आप सीधे गियर्क और मेटलैंड को भर देंगे। अन्यथा इन सारे विचारकों में से मित्रों कोई विचारक दे करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए अधोलिखित में से वह कौन सा विचारक है जो बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थक है, तो आप ट्रिक मार देंगे। कुल मिलाकर मित्रों अब तक इस पर कुल 5 प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न जो बनता है, बहुलवाद किस सदी की विचारधारा है, तुरंत आप कहेंगे 20वीं सदी की विचारधारा है। दूसरा प्रश्न बनता है, वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य की संप्रभुता को सीमित कर दिया, विभाजित कर दिया, देय कर दिया, तुरंत आप टिक मारेंगे बहुलवाद। फिर एक प्रश्न आता है, वह कौन सी फिर प्रश्न आता है, बहुलवादी संकल्पना के जनक कौन है, आप कहते हो गियर्क और मेटलैंड हैं। फिर आपसे पूछता है चौथा प्रश्न, वह कौन सा विचारक है जिसने प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बहुतंत्रवाद के रूप में परिभाषित किया है। तो मित्रों रॉबर्ट डहल वह विचारक है जिसने पॉलीआर्ची शब्द की बात किया है, अर्थात बहुतंत्रवाद के रूप में परिभाषित किया है। पांचवा प्रश्न आता है कि बताइए लोकतंत्र का वह कौन सा सिद्धांत है जहां नीति के निर्धारण में स्वतंत्र व्यक्ति की भूमिका न होकर के जन समूह, संस्थाओं, समुदायों की भूमिका को महत्व दिया जाता है।
तुरंत आप ट्रिक लगाएंगे बहुलवादी सिद्धांत। तो मित्रों इस तरह से बहुलवादी सिद्धांत में कुल 5 प्रश्न अब तक बने हैं, सो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए जिससे दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाए। मित्रों ऊपर टाइटल लिखा है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। आप प्रजातंत्र किसे कहते हैं समझ गए हैं, बहुलवादी किसे कहते हैं इन्हीं को समझना है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जो बहुल शब्द है इसे बहुत शब्द कहते हैं, मेनी। अर्थात अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर हम लिखें यहां पर कि बहुल, अगर हम कहें बहुल तो इसका मतलब होता है बहुत। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो बहुल शब्द जो आया है बहुलवादी, इसका मतलब बहुत। अर्थात जब ऐसी विचारधारा जो यह स्वीकार करती है कि समाज रूपी संगठन के अंतर्गत छोटी बड़ी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उसी में एक बड़ी संस्था होती है जिसे हम राज्य कहते हैं, और संप्रभुता केवल राज्य में ही निवास नहीं करती बल्कि इन छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में संप्रभुता का निवास होता है। ये छोटी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी अपने में संप्रभु हैं, सभी अपने में कानून का निर्माण और क्रियान्वयन कर सकती हैं। राज्य थोड़ा बड़ा है, उसके पास थोड़ा संप्रभुता अधिक होता है। ये ऐसी विचारधारा जो संप्रभुता को विभाजित कर दे, ऐसी विचारधारा जो अकेले राज्य को ही न माने बल्कि राज्य जैसी बहुल संस्थाओं बहुत संस्थाओं को स्वीकार कर ले, जिनके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, संप्रभुता होती है, ऐसी विचारधारा को हम बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, यह 20वीं सदी की विचारधारा है। बहुलवाद एकलवाद संकल्पना का खंडन करता है, एकलवाद का विरोधी है। एकलवाद का मतलब जहां पर ऐसी विचारधारा केवल राज्य को ही सर्वोच्च मान ले, राज्य के पास ही संप्रभुता का निवास माने, अन्य किसी के पास संप्रभुता का निवास न माने, ऐसी विचारधारा एकलवाद है। तो मित्रों इसने एकलवाद का खंडन किया है। फिर उसके बाद कहता है कि जब नीति का निर्धारण करना हो तो नीति के निर्धारण में आप स्वतंत्र व्यक्ति को भूमिका मत दीजिए बल्कि जनसमूह, हित समूह, संस्थाओं, संगठनों को महत्व दीजिए, और उनके जो सदस्य आएंगे वे अपने हित समूह, अपनी संस्था, अपने समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। उनका अपना एक ऑब्लिगेशन होगा, रेस्पॉन्सिबल होंगे, तब उनको नीति निर्धारण में, कानून के क्रियान्वयन में आप सहभागी बना सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों वह सीधे सीधे स्वतंत्र व्यक्ति को भूमिका न दे करके प्राइवेट समूहों, समान हित समूहों, संगठनों को अधिक महत्व देते हैं। फिर उसके बाद वह शक्ति में विश्वास नहीं करते बल्कि जन समूह की सहभागिता में विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हो, कहता है शक्ति के पास, शक्ति केवल राज्य के पास ही नहीं होता बल्कि राज्य जैसी अन्य संस्थाओं और समुदायों में विभाजित होती है। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान देना, बहुलवाद राज्य को सीमित कर दिया, राज्य की सत्ता को सीमित कर दिया, राज्य को पुलिस मैन की भूमिका नहीं दिया बल्कि समन्वयक की भूमिका दिया, कन्वीनर की भूमिका दिया। बहुलवाद इसलिए कहता है कि राज्य की प्रवृत्ति समन्वयकारी हो, भूमिका सीमित हो। कहता है नीति निर्धारण जनहित पर आधारित हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, कहता है जनहित पर आधारित हो, लेकिन ये जनहित होगा कैसे? कहता है जिसमें समूहों की सहभागिता हो। ध्यान देना, हम लोकतंत्र में जनहित को व्यक्ति के हित को जोड़ लेते हैं, लेकिन बहुलवादी जनहित को समूहों की सहभागिता पर आधारित मानते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति पर नहीं। और लास्ट में वो समझाते हैं कि वे ही कानून, वे ही नियम प्रासंगिक होते हैं जिसके लिए व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग न किया जाए बल्कि उनके प्रति आस्था भाव पैदा कर दिया जाए और वे उसे पूरी तरह स्वीकार कर लें। फिर उसके बाद मित्रों आप हमेशा जानते हो कि उसमें एक प्रश्न या तो समर्थक से पूछ लेता है या जनक से पूछ लेता है। जनक के रूप में गियर्क और मेटलैंड आपके सामने हैं
और अगर कोई पूछे बहुतंत्रवाद की संकल्पना किसने दी है, बहुतंत्रवाद की संकल्पना मित्रों रॉबर्ट डहल ने दिया है, और शेष जो विचारक हैं वो समर्थक हैं। समर्थकों में से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप इस संकल्पना को समझ गए होंगे। मित्रों कुल 5 प्रश्न बने हैं, अब तक छठा प्रश्न नहीं आया है। उन 5 प्रश्नों को हमने आपको समझा दिया। पहला प्रश्न किस सदी की विचारधारा है, 20वीं सदी की विचारधारा है। दूसरा प्रश्न होता है कि बताइए वह कौन सी अवधारणा है जिसमें स्वतंत्र व्यक्ति को महत्व न देकर के जन समूह, संस्थाओं, समुदायों को महत्व दिया जाता है। दूसरा, ये तुरंत ट्रिक लगाएंगे, बहुलवाद। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि बताइए वह कौन सी संकल्पना है जिसके जनक गियर कॉर्मेटलैंड है, तुरंत बहुलवाद भरेंगे। फिर पूछता है किस विचारक ने बहुलवादी सिद्धांत को बहुतंत्रवाद पॉलीआर्ची किया है, तुरंत हम लोग ट्रिक लगाएंगे, रॉबर्ट डहल को। फिर उसके बाद आपसे समर्थक विचारकों में प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरह से मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारे तथ्यों की विधिवत समझ गए होंगे। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप मैसेज करिएगा, हम उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिर अब हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।